ज़रूरत है या नहीं। तो ये तो बात यहीं पर ख़त्म हो गई। अब दूसरा जो मैं एक इसमें एक इंसिडेंट के ज़रिए एक आपके सामने एक बात लाना चाहूँगी जो अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि कितनी ज़रूरत है। मेरी फ्रेंड हैं, वो एक अपना एनजीओ चलाती हैं, वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर काम करती हैं। पुणे बेस्ड हैं। लखनऊ उनका एक बार जाना हुआ, वो उनका होम टाउन है। वहाँ लखनऊ के पास एक गाँव में एक मदरसा था लड़कियों का, वहाँ वो गईं और उन्होंने वहाँ पर जाकर अवेयरनेस के लिए जो जो वो उनका काम करती हैं वो पुणे में, वो उन्होंने वहाँ भी करना चाहा। तो उन्होंने मदरसे की बच्चियों से जाकर बात करनी चाहिए। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मदरसे की बच्चियां इस बारे में बात करने से शर्मा रही थी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ पीरियड्स की। शी wanted to tell them about menstrual hygiene, जिसके बारे में बच्चियां बहुत शर्माई और उन्होंने ये कहा कि इस बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ये तो ऐसी बात है कि जिस पर कोई डिस्कशन ऐसे ओपन में होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक इंसिडेंट अपने आप में आपको बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपनी बच्चियों को इस बात की भी इजाजत नहीं देते या हम उन्हें इस बात के लिए ओपन माइंडेड एक डिस्कशन करने का उनको माहौल नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि ये टैबू है, ये बात नहीं करनी है। कल को अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेनोरेजिया हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो वो उसे अपने तक छुपा के रखेंगी। वो सोचेंगी कि ये तो गलत चीज है, इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया एक इस इस्लामिक पर्सपेक्टिव के बारे में। दूसरा, मैं तो आपसे यहाँ तक कहूंगी कि बहुत बार लोग जो सेक्स एजुकेशन को समझते हैं कि गुड टच बैड टच पर एक पीपीटी बनाई दिखाई और सेक्स एजुकेशन हो गई। मैं नहीं मानती कि ये सफिशिएंट है। हमें इससे आगे सोचना है। गुड टच बैड टच पर तो बहुत बात हो गई, अब हमें बात करनी है अपने घर में। मैं चाहती हूँ, मेरा नजरिया यह है कि माँ अपनी बच्चियों से बात करे, बाप अपने बेटों से बात करे, उन्हें समझाए कि किस तरह औरतों की इज्जत करनी है। उन वो औरतें चाहे उनके साथ ऑफिस में काम करती हों, घर में हों या सड़क पर हों, उन्हें ये समझना होगा कि उन्हें औरतें उनके बराबर की हैं और उन्हें उनकी इज्जत करनी है। तो ये एक सेक्स एजुकेशन के बहुत वेरीड डायमेंशंस हैं जिनको मैं इस तरह से देखती हूँ और उसके लिहाज से मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। थैंक बहुत अच्छी बात कही मैम आपने कि ना सिर्फ बेटियों को पढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, बल्कि बेटों को भी समझाया जाए इसके साथ साथ। तो क्योंकि हमारे साथ तमकीन मैम है जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मैम का भी सोशल वर्क में काफी हाथ है। तो मैम मैं आपसे पूछूंगी कि आप इस सवाल का हमें जवाब दें कि सेक्स एजुकेशन कब शुरू करनी चाहिए और किस हद तक देनी चाहिए, क्योंकि इस पे काफी लोग परेशान रहते हैं। माँ बाप से अगर इसकी परमिशन ली जाए स्कूल्स में तो वो भी कभी कभी एप्रीहेंसिव होते हैं कि हमारे बच्चे वक्त से पहले ना चीजों को जाने। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं मैम। सलाम एवरीबॉडी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे कुछ बोलने का, आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। मैं सोचती हूँ कि जब बच्चा 2-3 साल का होता है, बोलना समझना शुरू करता है, राइट एट दैट टाइम आपको स्टार्ट कर देना है बच्चे को बताना। उस स्टेज पे आप उसको बता सकते हैं कि कपड़े किसी के सामने नहीं बदलने हैं, किसको बदलवाने हैं, कौन आपको टच कर सकता है, बॉडी पार्ट्स आप उनको नाम बताना शुरू करें। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो, प्री स्कूल जाने लगे, एटलीस्ट वो आपको वो हेजिडेंट नहीं फील करे, कि आपको ठीक से डिस्क्राइब कर सके कि बच्चे के साथ क्या हुआ। और दूसरी बात ये कि जब और थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है, प्री टीन्स जिनको हम कहते हैं, बच्चे जाते थोड़े बड़े होते हैं, उस वक्त हम उनको थोड़ा सा टेलीविजन इंटरनेट के बारे में बताएं, टाइम ज्यादा दें बच्चे को। सबसे बेहतर यही तरीका होता है कि हम उनके साथ जो है वो टेलीविजन देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, और छोटे छोटे मौके हम इस्तेमाल करें कि देखिए वो लड़की फला कोई आइटम नंबर कर रही है, तो लोग क्या पर्सपेक्टिव हो रहा है, क्यों ऐसा देख रहे हैं, या लोग क्यों खुश हो रहे हैं। उसके बाद जब बच्चे टीनेज में दाखिल होते हैं, आई थिंक दैट इज द राइट टाइम कि हम उनको बताएं, प्यूबर्टी के लिए उनको प्रिपेयर करें। अगर लड़के हैं तो उनको हम बताएं नॉक्टर्नल एमिशंस के बारे में, लड़कियां हैं तो हम उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इलनेसेस के बारे में बताएं, क्योंकि ये किसी तरह से उनकी जो आगे की रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसको भी ये इफेक्ट करता है, क्योंकि उस बारे में बात नहीं होती तो वो बताते नहीं है, वो बताते नहीं है तो
वो उसको अंदर दबा के रखते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। तो प्यूबर्टी के लिए हम उनको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में बताएं, और हम उनको प्रेगनेंसी के बारे में बताएं कि प्रेगनेंसी कैसे होती है या क्या मेथड्स होते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे अगर जनरल पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है 18-19 साल में शादी हो जाना। सो आई थिंक दैट इज द टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने बच्चों से कम्युनिकेट करते रहें, उनको हर मौका इसको इस्तेमाल करते रहें उनसे बात करने का। और इसके लिए सबसे पहले मदर्स को ये डिसाइड करना है कि ये जरूरी है और ये चीज हमें कर, मदर्स क्यों, दोनों पेरेंट्स को ये यूज करना है। लेकिन आखिर में मैं यही कहूंगी कि जो कुछ भी आप सेक्स एजुकेशन देना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, उसको बहुत ही आप कल्चरली, सोशली, रिलीजियसली एक सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, किस तरह से आप बात करें, उसका कोई कॉमन करिकुलम या उस करिकुलम को कॉमन डिलीवरी सिस्टम आप नहीं कर सकते कि कहाँ बताना है, कैसे बताना है, कितना बताना है। हर बच्चे की समझ, हर सोसाइटी के नॉर्म्स अलग होते हैं, आपको एक सेंसिटिव उसमें करना चाहिए। और जहां तक हम इस्लाम को लेते हैं, अगर हम बेसिक जो हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, दैट इज नथिंग बट सेक्स एजुकेशन। बच्चे को 7 साल के बाद अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं सोना, बेटी को बाप के साथ नहीं सोना, ये क्या है? ये सेक्स एजुकेशन है। या जैसे हम पर्सनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं, किस जगह आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी कि मेंसेस के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, या डिलीवरी के 40 दिन के बाद इंटरकोर्स नहीं करना है, या इद्दत जो है वो इतने दिनों के बाद भी आप, उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। व्हाट आर ऑल दीज? ये जो टाइम होते हैं, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो सर्विक्स का जो टिश्यूज हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इन्फेक्शंस के लिए। ये उसके पीछे एक बिल्कुल साइंस है। या सर्कमसिजन, कोई ये बात नहीं करेगा कि जो है बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, या सर्कमसिजन जो है वो बिल्कुल कम कर देता है कैंसर सर्विक्स के इंसिडेंस को। तो अगर मुझे लगता है कि बेसिक महरम क्या है, नामहरम क्या है, ये क्या है, दिस इज ऑल सेक्स एजुकेशन, इजंट इट? तो ये चीज एक बेसिक जो है हम लोगों को खुद भी नहीं पता कि उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, लेकिन कम से कम हमें अपना कोड ऑफ कंडक्ट तो पता होना चाहिए। और दूसरा वही मैंने कहा कि कम्युनिकेशन इज द की टू प्रिवेंटिंग ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। तो जिस तरह से भी हम डिलीवर करें, चाहे माँ बाप डिलीवर करें, चाहे उसको सोसाइटी डिलीवर करे, चाहे स्कूल करे, लेकिन हमें उसका तरीका ढूंढना है जो हर सोसाइटी के लिए एक कॉमन नहीं हो सकता, टेलर मेड नहीं। बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने कहा कि कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बेस्ट है कि एक बेटी अपनी माँ से पूछे या बच्चा अपने माँ-बाप से पूछे, इंस्टेड ऑफ कि वो अपने फ्रेंड्स से पूछे और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हासिल करें, या वो नेट पे जाएँ और सर्च कुछ और करें और सामने कुछ और उनके आगे आ जाता है। तो क्योंकि हमारे साथ यास्मीन मैम भी हैं, तो मैम मैं भी आपका इस मौजू पे थोड़ा आपका अपना पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने भी वुमेन्स राइट पे बहुत आपने काम किया है, तो थोड़ी-सी आप हमें इसके बारे में बताएँ। यास्मीन मैम, आप मैम अनम्यूट करें यास्मीन मैम। ओके, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल साफ। जी, मैं सेक्स एजुकेशन के बारे में, ये सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको इसको बांटना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको 10 साल की उम्र में आपको कुछ और समझ में आना चाहिए, उसके बाद 20 साल की उम्र में कुछ और, 18 साल की उम्र में समझ में आना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस एजुकेशन के लिए खाली लड़कियों को या औरतों को मालूमात होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो खाली लड़कियों का नहीं होता है। यहाँ तो ओके, यहाँ तो आप ये मान लीजिए कि लड़कों का, बच्चों का, उन सब का भी होता है, और उसके लिए उन सबको ही आपको बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, छोटा सा वाकया हुआ है कि एजुकेशन के हिसाब से आजकल ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। एक लड़का अखबार में आया है, 13 साल का बच्चा और उसकी सगी बहन 16 साल की थी। उन्होंने कोई गलत उस पे एजुकेशन के का मामले में देख रहे थे और वो गलत साइड चले गए और उन लोगों ने वो देख लिया। और उन बेवकूफियों में जब थोड़े दिन बाद मदर फादर ने महसूस किया तो वो लड़की प्रेग्नेंट, और वो दोनों सगे बहन भाइयों के बीच में हुआ। तो ये मैटर जो था, मेरे ख्याल से ये इसीलिए हुआ
ये सेक्स एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम थी कि उन लोगों को बताया ही नहीं गया बचपन में, छुपाना, ये चीजें मत बताओ, ये मत करो, वो मत करो। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको माओ को कम से कम इतना क्लोज अपनी बेटियों को और बाप को अपने बेटों के होना चाहिए कि उन्हें वो सारी चीजें समझ में आना चाहिए। और दोस्तों से आपको गलत चीजें मिलेंगी। एक जो तजर्बेकार माँ और तजर्बेकार बाप अपनी औलाद को दे सकता है, उसके बाद जब वो सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हैं तो उन्हें स्कूलिंग उस हिसाब से होना चाहिए। स्कूल में सेक्स एजुकेशन का होना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, हाइजीन के हिसाब से लेके और भी आगे तक। मैंने बहुत साल काउंसलिंग की है फैमिली कोर्ट में। बहुत सारी चीजें इसीलिए लोगों के हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात के बिहाफ पे थोड़ा खुल के बोल रही हूँ, शायद मेरी बात अजीब लगे, लेकिन बहुत सारे तलाक उस बिहाफ पे हो जाते हैं कि उन लोगों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं होती और उन लोगों को बताने वाला कोई नहीं होता है, दोस्तों के साथ गलत चीजें सीख लेते हैं। तो वो चीजें आपको, ये अगर आप इसको बाउंड करेंगी कि बचपन में या जवानी में या इस वक्त या उस वक्त, किसी भी वक्त, हर दौर में, हर उम्र में आपको कुछ नई मालूमात का होना बहुत जरूरी है। और ये अगर नहीं होगी तो समाज में गलत चीजें पैदा होंगी। आप एक पढ़े लिखे तबके तक तो ये बात पहुंचा पाओगे, लेकिन वो तबका जो एजुकेटेड नहीं है, जो आज भी उन चीजों पे बायस्ड है कि नहीं ये बच्चियों के सामने मत करो, ये बच्चों के सामने मत करो, ये लड़कों के सामने बात नहीं आना चाहिए, अगर ये लड़के की पोजीशन इस तरह की है कि वो इस तरह का मिजाज रखता है और वो इस तरह, या लड़कियां, और उनको हम साइंटिफिक बेस पे नहीं समझ पाएंगे, इवन माँ बाप भी, तो माहौल और हालात और समाज गलत ही होंगे। इसलिए मेरे ख्यालात में ख्याल ये है कि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी और होना चाहिए। शुक्रिया। जी जी। तो मैम ने बहुत क्लियरली अपनी बात रखी है और हम सब की राय मुख्तलिफ हो सकती है, कुछ अपने पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं, पर चूंकि हमारे साथ यूनानी डॉक्टर के साथ साथ मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद है, तो जैसा कि तमकीन मैम ने भी बहुत क्लियर कर दिया है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट हमारे कुरान और हदीस के हवाले से है, इसमें बहुत सारी चीजें और सेक्स एजुकेशन इस्लाम में बता दी गई। फिर भी मैं उनसे बहुत ही स्ट्रेट लैंग्वेज में क्वेश्चन करूंगी ताकि हमारे ऑडियंस को इससे फायदा मिले और वो इस सेंसिटिव इशू पे भी बात कर सके। तो मुफ्ती नुमान साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस्लाम में सेक्स एजुकेशन की इजाजत है या नहीं? आंसर पहले ही आ चुका है, पर आप थोड़ा इसको और डिस्क्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि इतना कीमती डिस्कशन पैनल आपने डिसाइड किया और लोग यहाँ पर जुड़े भी हैं। मैं तमकीन मैम साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तमाम इस्लामिक इश्यूज़ जो हैं जहाँ से सेक्स एजुकेशन के बारे में बुनियादें मिलती हैं उसको उन्होंने ज़िक्र किया। और देखिए, जैसा कि अभी डिस्कशन के दौरान ये गुफ्तगू आई भी कि उम्र के मरहले के एतबार से कितनी तालीम कब देनी है ये डिसाइड करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि मदरसा या स्कूल ये इंसानी ज़िंदगी में कुछ अरसे के बाद आता है, लेकिन उससे पहले वालिदैन, ख़ास तौर से वालदा यानी मदर की गोद जो है वो हर बच्चे का पहला मदरसा होता है। मदरसे का मतलब ही स्कूल है और दोनों एक दूसरे के अंग्रेज़ी और अरबी तर्जमे हैं। तो कुरान करीम ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में इन तमाम चीज़ों को बयान किया है और उसको एलबोरेट करना, उसको डिटेल में जाना, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कुरान और हदीस सिर्फ उसूल बयान करते हैं, रूल्स बयान करते हैं, और उनको तफसील के साथ ये हम सब की ज़िम्मेदारी है मुश्तरका तौर पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। नमाज के लिए तहारत ज़रूरी है, पाकी ज़रूरी है। उसके बाद इसी हदीस शरीफ के आखिरी जुमले में है कि वफ़र्रिक़ू मज़ाजिअहुम, और उनके बिस्तरों को अलग कर दो। ये बहुत बुनियादी बात है और मैं समझता हूँ कि उम्र के इब्तदाई ज़माने में जब बच्चों की उम्र 7 से 10 साल के दरमियान होती है
तो उस वक्त ये तालीम के उनके बिस्तरों को अलग कर दो, ये एक बहुत कीमती और बहुत मजबूत तरीन उसूल है, एक ऐसा रूल है कि जिसने तमाम तर खुराफात को, जो अगली आने वाली ज़िंदगी में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और अट्रैक्शन बढ़ता है जिन्स मुखालिफ की तरफ, तो उससे होने वाले जितनी, अभी जैसा कि तस्करा किया मैम ने कि एक वाक़या हुआ, तो ये तमाम चीज़ों का न सिर्फ सद्देबाब होता है, बल्कि हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में एक दूसरे के फ़र्क़ मरातिब को, एक दूसरे के जिस्मानी ज़िंदगी के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं उनको समझने के लिए यहाँ से बुनियाद मिलती है। तो सेक्स एजुकेशन, जिनसी तालीम, इसकी न सिर्फ इजाज़त है बल्कि कुरान करीम ने बार-बार इसको मरहला वाइज़ बयान किया है। चुनांचे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, बुरे काम की तरफ, ज़िना की तरफ मत जाओ इसलिए कि बहुत बुरा काम है। तो ये बड़ी उम्र में आने के बाद उस वक्त की तालीम है। लेकिन एक बुनियादी बात जो पूरी शरीयत का निचोड़ है, उसको हमेशा मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सेक्स एजुकेशन देने के चक्कर में, उनको अवेयर करने के चक्कर में बेहया बना दें। तो बेहयाई की तरफ नहीं ले जाना है, बल्कि हया और शर्म के जो उसूल हैं, जो ज़ाब्ते हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, जो हुदूद हैं, उनके अंदर रहते हुए बच्चों को वो तमाम चीज़ें बतानी चाहिए जिनका उनको हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी अज़वाज मुतहहरात के साथ जो आपके मामलात हुआ करते थे, वो तमाम अहादीस की किताबों के अंदर मौजूद हैं। यहाँ तक कि अभी अगला जो आपका टॉपिक आएगा, उसके सिलसिले में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो पूरी उम्मत की माँ हैं, अल्लाह ताला ने उनको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद एक लंबे अरसे तक दुनिया में रखा, सिर्फ इस वजह से कि वो तमाम मसाइल भी हमारे सामने आ जाएं, वो तमाम तालीम भी हमारे सामने आ जाए जो ज़नोशोई वाली होती है, शौहर और बीवी के दरमियान खुफिया होती है, ताकि आने वाली ज़िंदगी में आने वाले लोगों के लिए एक मशाले राह हो। तो इस्लाम ने न सिर्फ इजाज़त दी है, बल्कि उसको पढ़ने और पढ़ाने का ढंग भी सिखाया है कि किस तरीके से हमको इस सिलसिले में काम करना चाहिए। और शुरुआती प्रोग्राम के शुरुआत में फ़रहीन मलिक मैम ने जो बयान किया एक मदरसे का वाक़या, तो मैं यहाँ पर बहुत वाज़ेह करता चलूँ कि मदरसे के की तालीम में जो 7-8 साल या 9 साल या बच्चियों की तालीम में 5 साल का शॉर्ट कोर्स रखा गया है, इन 5 साल में या 8-9 साल में हर जमात में, यानी पहले फर्स्ट ईयर से लेके 7th और लास्ट ईयर तक हर जमात में एक किताबुत तहारत का बयान होता है, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके बाद शादी, निकाह, तलाक और एक दूसरे के साथ मामलात किस तरीके से करना, ये सारी तालीम, बल्कि पूरी मौलवियत ही इसी पर बेस्ड है हर मसले में। और दीन, पूरा का पूरा दीन, इबादत अगर आप देखें तो एक हिस्से में है और 3 हिस्से के अंदर माशरत है कि हमको जिंदगी कैसे गुजारनी है, और 3 हिस्से में से एक हिस्सा सिर्फ एक दूसरे के साथ हमारी माशरत, हमारे मामलात कैसे हों, हम किस तरीके से जिंदगी गुजारें, वो सब कुछ उसके अंदर है। तो ज़रूरत इस बात की है कि मौका ब मौका इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते रहें और डिस्कशन कराया जाता रहे, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए और दोनों चीज़ों को, यानी जो मेडिकल जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं और शरई उमूर के जो गाइडलाइंस हैं, जैसे कि कुरान पाक ने फरमाया कि यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न। इतना क्लियर कट तो कोई भी आपको तरीका और कानून नहीं दे सकता है जितना कुरान पाक के दूसरे सिपारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है। जी। जी। तो कुरान ने हर चीज़ बहुत कुछ वाज़ह है, गलती हमारी है कि अरबिक क्योंकि हमारी ज़बान नहीं है और हम लोग इसे पढ़ते तो हैं मगर उतनी अच्छी तरह समझते नहीं। अगला जो मौजू है वो कंट्रासेप्शन यानी फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स पे है और 2 लाइनों से मैं शुरुआत करूँगी। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। हमारी कम्युनिटी पे एक अरसे से बल्कि एक मुद्दत से तोहमत लगाई गई है कि हमारी कौम कंट्रासेप्शन से बहुत दूर रहती है। तो इस पे डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो फरहीन मैम से है कि कंट्रासेप्शन
मुस्लिम्स में कम है, या ये कहा जाए कि जो अनएजुकेटेड इलिटरेट कम्युनिटीज हैं उनमें कम है? तो मैं चाहूंगी कि आप डेटा के मुताबिक बोलें कि डेटा क्या कहता है। जी, मेरी बात जो है बहुत जनरलाइज भी होगी और स्पेसिफिक भी होगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि मेरा जो सारी टॉक होगी वो मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी। तो पहला तो मैं आपको एक बात बताती चलूं कि ये बहुत आयरॉनिकली हमारे मुल्क में ओनर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो औरत के ऊपर है। मतलब कि वो क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज करती है या नहीं करती है, क्योंकि जो एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका जो डेटा है उसके हिसाब से 75.4% जो मैरिड मेन हैं इंडिया में वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं करते हैं, वो कॉन्ट्रासेप्शन का कोई मेथड यूज नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि ये बताती है कि ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ औरतों के ऊपर है। अब अगर वो मल्टी लोड या कॉपर टी लगवाती हैं तो उन्हें उससे प्रॉब्लम हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। फिर वो गोलियां खाना शुरू करती हैं, उससे किसी को सर में दर्द या चक्कर है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, उसने गोलियां भी छोड़ दी। अब उसने कंसीव कर लिया, हस्बैंड लेकर चला गया डॉक्टर के पास कि बच्चा नहीं चाहिए, आप दवाई दे दो या डीएनसी करा दो, जो भी। उसने अबॉर्टिव पिल ले ली, अबॉर्शन हो गया, अगले महीने फिर प्रेगनेंसी हो गई, फिर डॉक्टर के पास ला रहा है कि बच्चा नहीं चाहिए। तो मैं तो अक्सर कहती हूँ कि अगर तुम्हें ये अबॉर्शंस कराने पड़े तब तुम्हें पता चलेगा, जो ये बार बार बीवियों को लाते रहते हो और वो अबॉर्शन करा करा कर एनीमिक होती चली जा रही है। तो पहला तो बात ये हुई कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने की जिम्मेदारी ही औरत के ऊपर है। अब दूसरी जो बात आती है वो ये कि क्या मुस्लिम्स में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कम यूज होते हैं? आई एम सॉरी, ये सही नहीं है, क्योंकि डेटा बताता है कि 2 बच्चों से ज्यादा जिन औरतों के हैं वो 83% औरत हिंदू हैं। उनमें ओबीसी भी हैं, अपर कास्ट भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं। तो डेटा अपने आप में ये जो इतना बड़ा मिथ है उसको बस्ट करता है कि ये सही नहीं है। तीसरा, मैंने एक स्टडी भी पढ़ी थी जिसमें उन्होंने यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर काम किया। तो उन्होंने उसको पहले रिलीजन वाइज उसको डेटा को डिवाइड किया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको और नैरो डाउन किया, फिर वो सोशियो इकोनॉमिक डेटा पर लाए कि जिनके इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शंस हैं उनमें क्या परसेंटेज है। तो ये पाया गया कि जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस हैं वहां आते आते रिलीजन की लाइन जो है वो ब्लर हो जाती है। मतलब जो मेन, अगर कहीं कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कम हो रहे हैं तो वो सीधा सीधा उसका ताल्लुक इकोनॉमी से है, रिलीजन से नहीं है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि आपको किसी भी डेटा की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्लम में चले जाइए, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि चाहे वो सरला हो या सलमा हो, कहानी आपको एक ही मिलेगी। तो ये जो अब एक आरोप लगता चला आया है, जो ये की कहानी चलती चली आई है, उसके उसको मैं बताना चाहूंगी कि ये सही नहीं। थैंक यू। क्योंकि हमारा डिस्कशन कंट्रासेप्टिव पे है और आगे इस पे डिस्कशन होगा, तो मैं चाहूंगी तमकीन मैम से कि वो हमारे ऑडियंस को इस चीज को क्लियर करें कि कंट्रासेप्टिव कितने तरह के होते हैं और इससे क्या फायदा होता है औरतों को, और फैमिली को ये किस तरह से सपोर्ट करता है। कंट्रासेप्शन का क्या एडवांटेज है? कॉन्ट्रसेप्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज तो खुद फिजिकल हेल्थ जो किसी लेडी की है उसको वो इफेक्ट करता है। कोई भी प्रेगनेंसी अगर 2 साल से कम के अंदर सेकेंड प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है और मेटर्नल मोर्टालिटी रेट है, दैट इज द रिस्क ऑफ द मदर और द बेबी डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रेगनेंसी increases by about 45% as compared to another pregnancy where there is a spacing 3-4 साल का कम से कम अगर गैप रखा गया। उसके बाद जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जो मदर जो 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 फीमेल्स का एम्पावरमेंट है, फीमेल्स की एजुकेशन है, एक बच्चा है फिर भी आप अपनी पढ़ाई किसी हद तक, अपना जॉब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 बच्चों को अगर आप परवरिश कर रहे हैं और सब बार स्पेसिंग आपने नहीं करी है, तो अल्टीमेटली यही होता है कि आपको अपना काम, अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई छोड़ के घर बैठना पड़ता है। तो डायरेक्ट जो है जो हमारे
फिजिकल उसकी वेलबींग पे एज वेल एज उसकी जो एम्पावरमेंट है उस पर इफेक्ट होता है। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं जो कि उसके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर वो यूज करती हैं, गोलियां, तो उससे कैंसर ओवरी का इंसिडेंस कम हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम होता है, उससे जो है क्या कहते हैं ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है उसके जो मेटाबॉलिक बेनिफिट्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं। फिर जब स्पेसिंग वो करती है लेडी, तो जैसे कुछ कुछ सर्टन डिजीज होते हैं, अगर वो खास तौर से प्रीवियस सिजेरियन का केस है कि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो सिजेरियन से हो रही है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर कम शॉर्ट गैप होगा तो यूट्रस के रप्चर होने का चांस ज्यादा होता है। तो इसलिए गैप जो है वो करना उसको जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी उसको लिमिट करना जरूरी है। सोसाइटी को टोटल बेनिफिट है भाई, जो आपके जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी नौकरियां हैं, वो सब आपकी डिवाइड होती चली जाएंगी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये चीज है जो बेनिफिट्स है। फिर बच्चे, जो बच्चा बहुत जल्दी जो सेकंड प्रेगनेंसी हो जाती है वो बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं, उन बच्चों की परवरिश ठीक नहीं होती क्योंकि माँ जो है वो फिजिकली ठीक नहीं है, वो इरिटेटेड है, उसके पास काम ज्यादा है, एक बच्चा उसका गोद में है, वो कैसे अपना ख्याल रखे या वो उस बच्चे का ख्याल रखे। उस बच्चे का दूध छुटा दिया जाता है विद इन अ ईयर अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो एज अ होल सोसाइटी को, उसको पर्सनल लेवल पे, अगले बच्चे की जिंदगी को, ये सारे उसके जो हैं बेनिफिट्स हैं। इसलिए फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन, जो भी प्रेगनेंसी हो वो एक प्लान प्रेगनेंसी हो, अपना अकल, अपना पैसा, अपनी बदन की ताकत, ये सब देखते हुए हम अपनी फैमिली को प्लान करें। जी। और तो मेथड्स आपने पूछे थे नईमा, क्या अभी बता दूं? मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दो तरह के होते हैं। हाँ, परमानेंट मेथड्स होते हैं और हमारे टेम्पररी मेथड्स होते हैं। परमानेंट में तो बेसिकली दो होते हैं कि हम या तो फीमेल का लाइगेशन कर दें या मेल्स के लिए हम वैक्सेक्टमी कर दें। और जो टेम्पररी मेथड्स होते हैं वो हमारे पास पूरी एक बास्केट है और किस पर्टिकुलर पेशेंट में, सॉरी लेडी को हमें कौन सा देना है या उसको क्या सूट करेगा। मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहूंगी लोगों को बताने के लिए कि वो एक कोई घर बैठे डिसाइड नहीं कर सकता है या वो लेडी अपने आप खुद नहीं डिसाइड कर सकती है। और जरूरी नहीं है कि एक चीज अगर किसी को नुकसान कर रही है कि कॉपर टी किसी को नुकसान करेगी तो वो दूसरे को भी नुकसान करेगी, या किसी को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से फायदा हो गया तो दूसरे को जो है वो नुकसान नहीं कर सकती वो। तो ये चीज आपको डिसाइड नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है आपकी बॉडी को देखकर और सारे जितने टेम्पररी मेथड्स हैं। इसलिए आप परेशान ना हो, वी हैव एटलीस्ट 10 चॉइसेस फॉर यू। एक सूट नहीं करेगा, वी आर ऑलवेज देयर, आप दूसरा करिए, तीसरा करिए। टेम्पररी मेथड की का फायदा ही यही है कि आपको, आपके पास चॉइस है, जो पर्टिकुलर मेथड आपको फायदा करेगा या आपके लिए सूटेबल होगा वो आपको दिया जाएगा। जी, थैंक यू मैम। और जैसा कि फरहीन मैम ने भी बोला कि ओनस की बात करी उन्होंने कि ओनस फीमेल पे रहता है, और यास्मीन मैम जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और जिस बोल्डनेस से वो अपने सवाल का जवाब देती हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो इस पर अपना तजुर्बा रखें हम सबके सामने। यास्मीन मैम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, उसमें औरत का भी उतना ही हक है कि वो बच्चा कब पैदा करना चाहती है और किस एज में पैदा करना चाहती है, उसकी क्या सहूलत है, क्योंकि जिम्मेदारी सारी उस औरत पे होती है जो 9 महीने पेट में रख रही है, जो दर्द सह रही है, तकलीफ सह रही है, हालात का मुकाबला कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो ये बात आपने कही कि मुस्लिम्स में ज्यादा होते हैं, ये होता है, ये बात तो अब एक मजाक का वो जिसे कहते हैं मजमून बन गई है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा पैदा करते हैं इसलिए कि अगर बेटी हैं तो बेटा पैदा करने लिए चौथा बच्चा पैदा करना इस्लाम जैसा मैंने फरमाया, वो जरूरी है कि लड़का नहीं होगा तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कौन देखेगा, कौन करेगा। तो हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चे तो इसलिए पैदा हो जाते हैं
कि 2 बेटी हैं तो एक और चांस ले लें, 1 बेटी 2 बेटी हैं, 3 बेटी हैं तो एक और चांस ले लें। एक तो उन चांस वाला जो मामला है वो सोच को खत्म करना पड़ेगा कि आज की तारीख में बेटियां भी आपको बर्दाश्त कर लेंगी और रख लेंगी। बात ये है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि कब आपको बच्चा पैदा करना है। एक हेल्दी बच्चा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक सेहतमंद बच्चा पैदा करना है, ना कि एक कमजोर बच्चा पैदा करके और आपको एक समाज को नुकसान पहुंचाना। आपको ये तय करना पड़ेगा कि कब आप इस लायक हेल्दी बच्चा पैदा कर सकते हैं। आप डॉक्टर की मशवरे से आपकी खुराक कितनी ले सकते हैं, वो आप सफिशिएंट है कि नहीं उस मामले में, कि आप उतनी खुराक, उतना सामान, उतना सब कुछ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उतनी आपकी कैपेसिटी है कि नहीं, आप उसको एजुकेशन कितनी दे सकते हैं, आगे हालात का मुकाबला करने के लिए आप कहाँ तक रोटी बनाई। इन सारी बातों को देखते हुए अगर आप एक अच्छे समाज में एक अच्छा बच्चा पैदा कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बच्चों की फौज पैदा, मेरे ख्याल से, मेरा अपना ख्याल है, किसी और पे थोपना नहीं है मुझे, बच्चों को नहीं परेशान करना चाहिए, उन्हें पैदा कर। मैं देख रही हूँ कि लेडीज और जो कुछ आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो सब एजुकेशन से जाके कनेक्ट करते हैं, और पहले सवाल सारे लेडीज से होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा वो बन गया, और लास्ट में मैं मुफ्ती साहब से सवाल कर रही हूँ। तो फिर से मुफ्ती साहब, हमने देखा है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मरीज आते हैं, या जो फीमेल्स आती हैं, वो पूछती हैं कि किस तरह के कंट्रासेप्टिव यानी कि फैमिली प्लानिंग मेथड अलाउड हैं इस्लाम में या नहीं। कुछ पूछते हैं परमानेंट मेथड, वो हमसे सवाल करते हैं। तो मैं चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म को आप यूज करें और लोगों को बताएं क्या प्रॉपर्टी, जो मैम ने, जैसे तमकीन मैम ने वजाहत करी कि किस तरह के कंट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं, तो उन फैमिली प्लानिंग मेथड्स में कौन कौन से तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्लाम की रोशनी में आपको इसके बारे में बताना है। मैं चाहूंगी थोड़ा क्विक रहें क्योंकि 1-2 टॉपिक्स हमें और मैं कैसे बता दूं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि शरीयत इस्लाम के अंदर मानिउल हमल तदबीर या दवाएं, कंट्रासेप्शन मेथड जो हैं, इनको यूज़ करने के सिलसिले में एक शरई हुक्म जो होता है वो बिल्कुल क्लियर कट होता है, उसमें अगर मगर वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। तो कंट्रासेप्शंस को यूज़ करने के लिए अगर उसके पीछे ये इरादा और नियत है या ये ज़रूरत है कि बच्चे की या बच्चे की माँ की सेहत पेश नज़र है, तब तो शरीयत ने इसकी इजाज़त है। अलबत्ता अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इकोनॉमी को देख रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ेगा कैसे, कमाएगा क्या, खाएगा क्या, इसकी तरफ तवज्जो है, तो शरीयत ने इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रखी है। क्योंकि कुरान करीम में साफ तौर पर इरशाद है, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, कि अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से मत मारो, इसलिए कि हम तुमको भी खिलाते हैं और हम उनको भी खिलाएंगे। तो रज़्ज़ाक़ चूँकि अल्लाह पाक है, अगर कोई दुनिया में इंसान कोई राज़िक़ होता तो शाम को रोज़ लड़ाई होती कि फलां को ये नहीं मिला और फलां को वो क्यों मिल गया। तो शरीयत का मामला बिल्कुल साफ है कि अगर बच्चे या वालिदा की सेहत पेश नज़र है और उसके लिए डॉक्टर्स ने, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने एडवाइस किया है, तब तो इसकी गुंजाइश है, अदरवाइज बिल्कुल भी इसकी गुंजाइश नहीं है। बाकी फिर मेथड क्या यूज़ करने हैं ये तो एक बात का मसला है, वो यहाँ एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो बताएंगे। अगर हमसे आप इस्लामी नुक्ते नज़र से पूछेंगे तो मैं ये साफ अल्फाज में कह दूं, ये शरीयत का यही कानून है कि अगर वालिदा की सेहत या बच्चे की सेहत की वजह से गैपिंग की जा रही है, बच्चे की सेहत और उसकी नशोनुमा, उसकी परवरिश और उसके रज़ात का यानी जो लैक्टेशन पीरियड है, इन सब चीज़ों के पेश नज़र और किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर और जो एक्सपर्ट हो उसके गाइडलाइन में कर रहे हैं, तब तो शरीयत इसकी गुंजाइश देता है, अदरवाइज इसकी कोई गुंजाइश नहीं है शरीयत। जी, तमकीन मैम ने ये बात अपने जवाब में बोली थी कि
अगर कोई फीमेल जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट होती है, प्रॉपर गैप नहीं रखती है, तो वो कहीं ना कहीं एक फीमेल की हेल्थ पे असर करता है, और ना सिर्फ उसकी परवरिश करती है वो जिस तरह से अपने बच्चे की, उस पे भी अगर कम वक्त पे ज्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वो उस लिहाज से अपने बच्चों की केयर नहीं कर सकती उतनी अच्छी तरह जितने वो अच्छे गैप पे कर सकती है। तो हम अपने ऑडियंस को शायद ये कह सकते हैं कि इस्लाम में कंट्रासेप्टिव बिल्कुल अलाउड है इस नुक्ते नजर से। अच्छा, मुफ्ती साहब, ये सवाल मेरे सामने कई बार पूछा गया कि अगर हमने उनको परमानेंट मेथड के बारे में बताया तो वो हमसे पूछते हैं, इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि क्या परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन जैसे कि ट्यूबल लाइगेशन, जो नसबंदी जिसको कहते हैं, चाहे वो आदमी की हो या औरत की, वो इस्लाम में अलाउड है या नहीं? नहीं, नाजायज है। अच्छा, तो क्या बहुत मैं बहुत शुक्रिया। थोड़ा बिल्कुल सा ऐड कर सकती हूँ नईमा? एक जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हम लोग फेस करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा मुफ्ती साहब मतलब जाहिर सी बात है मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेज सब कुछ है, लेकिन मैं जहां तक जानती हूँ कि कोई भी जो पोटेंशियली रिवर्सिबल मेथड है, पोटेंशियली रिवर्सिबल, वो अलाउड है। और कोई भी मेथड ऐसा अलाउड है परमानेंट जबकि वो किसी माँ की जान को बचाने के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ज्यादातर सब लोग इससे, हर स्कूल ऑफ थॉट में ये चीज में मतलब यूनिटी है इस बात को। लेकिन जो लाइगेशन है वो रिवर्सिबल है पोटेंशियली, और इस बेसिस पे कई मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, टर्की, टूनिसिया, ईरान, इन सब में इस बेसिस पे ये फतवे आए हैं अलग अलग वक्त पे, और वहां पे लाइगेशन इसीलिए इन्वॉल्व है, वो अलाउड है। और जहां तक हम अपना पर्सनल जानते हैं, तो हम लोग इस चीज को जानते हैं कि अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो आमतौर पे हम लोग जब रिवर्सल ऑफ लाइगेशन करते हैं तो वो पॉसिबल है, मतलब रिवर्सल ऑफ लाइगेशन हो जाता है। मैम, लेकिन जो as a personal choice, रिवर्सबल मेथड है वो फिर जी परमानेंट नहीं होगा। जी, अगर वो रिवर्स हो सकता है तो बाय परमानेंट नहीं है। डेफिनेशन जी जी, जी। तो तो रिवर्सिबल मेथड के सिलसिले में मैंने अभी अर्ज किया कि अगर डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं कि मरीज की या माँ की सेहत को खतरा है, आगे 2-4 वॉल्यूम साल अगर अपना बढ़ा प्रेगनेंसी के होती देखो। है, और वो डॉक्टर वाकई डॉक्टर है जिसको तस्लीम किया गया है डॉक्टर, तो उसकी बात को मानते हुए शरीयत ने गुंजाइश रखी है। लेकिन ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल करना जिससे जिंदगी भर की सेहत मुतासिर हो जाए, इस माना करके वो अब बाप या माँ नहीं बन सकता है, तो इसकी गुंजाइश शरीयत ने नहीं दी है। जी तो शायद मुझे जहां तक समझ में आया है, अगर कोई लेडी है जिसका सिजेरियन 2 बार 3 बार हो चुका है, तो हम अगर उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसकी सेहत को देखते हुए ये लाइगेशन अलाउड है, नसबंदी अलाउड है, क्योंकि ये रिवर्स की जा सकती है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है, जो हमारे ऑडियंस जिनको अभी भी कुछ डाउट्स है, तो वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, हम आखिर के टाइम में उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अगला जो इशू है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल को गिराना। इसके लिए सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर फरहीन मलिक मैम से है, क्योंकि वो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन से जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगी उनसे ये पूछना कि अबॉर्शन राइट्स जो एक लेडी को मिलते हैं इंडिया में, वो कैसे हैं, कितने हैं अबॉर्शन राइट्स उनके बारे में हम सबको बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि अबॉर्शन इन इंडिया इज लीगल, इट्स लीगल। तो पहली सबसे बड़ी मोटी बात तो यहीं पर आ जाती है कि ये लीगल है। दूसरी चीज जो मैं इसमें बताना चाहूंगी वो एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट जो अभी हुआ है 2021 में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी कि अभी ये, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये 1971 का एक्ट था, एमटीपी एक्ट। तो लगभग 50 साल बाद इसमें जाकर सरकार को समझ में आया कि कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो वो अमेंडमेंट्स क्या हैं, उसी से राइट्स जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो पहला तो जो इसमें अमेंडमेंट किया गया है, हमें सबको मालूम है कि इससे पहले जो टर्मिनेशन की लिमिट थी वो 20 वीक्स थी। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगी कि मैं दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन में रेप क्राइसिस सेल की मेंबर इंचार्ज थी।
और दिल्ली भर के जो जितने रेप से रिलेटेड चीजें होती थी वो मेरे अंडर आती थी, तो मैंने इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो उससे जुड़े हुए जो हमारे मसले थे कि कई बार कोई माइनर गर्ल है, रेप सर्वाइवर है, प्रेग्नेंट है, उसका हमें अबॉर्शन करवाना है, या इंसेस्ट का केस है उसका हमें अबॉर्शन करवाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब तक हम, कई बार ऐसा हुआ कि परमिशन लेते 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 इतनी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं आया किसमें ये गुरु? तो वो 20 वीक से ऊपर हो गया। अब हम परेशान होते थे कि अब तो इसका डिलीवरी होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, जो कि इसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब जो अमेंडमेंट किया गया है उसके हिसाब से जो लिमिट है, जो जेस्टेशनल पीरियड की लिमिट है, वो 20 वीक से बढ़ाकर 24 वीक्स कर दी गई है। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक एडिशन है, वो ये है कि वो लिमिट बढ़ाई गई है 2 केसेस में, रेप सर्वाइवर्स के केसेस में और इंसेस्ट की प्रेगनेंसी के केसेस में। तो सबसे पहला फीचर तो इसका ये है। दूसरा फीचर इसका ये है कि जैसे आप जानती हैं कि जो 12 वीक्स तक जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए एक डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए होता है, 20 वीक्स तक 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। तो वही इसमें भी लिमिट रखी गई है कि 20 to 24 वीक्स के जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसके लिए भी 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल चाहिए। उसके अलावा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर फीटल एनोमली है, कोई कंजेनाइटल एनोमली है जो कि डिटेक्ट हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके ऊपर किसी भी वीक्स का कैप नहीं है। मतलब उसके लिए कोई 20 वीक्स का कैप नहीं है। और उसके लिए अभी, क्योंकि जैसे ये मैंने बताया अमेंडमेंट्स अभी हुए हैं, तो उसका कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने हैं। तो इस बारे में जो फीटल एनोमली का केस है उसके बारे में लॉ में साफ लिखा है कि इससे रिलेटेड चीजें जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटी मींस यूनियन टेरिटरीज, ये डिसाइड करेंगे, ये बोर्ड बनाएंगे, पैनल बनाएंगे जो कि इस बारे में डिसाइड करेगा कि फीटल एनोमली के केसेस में क्या करना है। बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट इस पर चीज ये है कि उसमें कोई वीक्स का कैप नहीं। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे अच्छी लगी इसमें वो ये है कि पहले इसमें क्लॉज था कि कोई मैरिड वुमन और उसका हस्बैंड, कोई शादीशुदा औरत और उसका शौहर अगर चाहे तो वो एमटीपी के लिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें क्लॉज था। उसमें से अब मैरिड वर्ड हटा दिया गया है, सिर्फ वुमन आया है कि एनी वुमन शी कैन गो टू एनी डॉक्टर, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है या जो भी है, तो वो उसके लिए कह सकती हैं। यहाँ पर एक चीज अभी भी छूट गई है जिसके लिए विमेन राइट एक्टिविस्ट जो हैं उस पर उनको ऑब्जेक्शन है। वो ये कहते हैं कि अभी भी जो वुमन है उसको डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए, ऑन डिमांड अबॉर्शन के लिए वो नहीं जा सकती है। तो ये उनका ऑब्जेक्शन है जो कि मैंने आपको बताया। बहरहाल जो राइट्स हैं उसके वुमेन के, मेरे ख्याल से मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई और कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूं। एक छोटा सा और बता दूं कि जैसे मैंने अभी बोला कि 50 साल बाद अमेंडमेंट हुए हैं, 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था अबॉर्टिव पिल्स के लिए, जब पिल्स आई थी तो उनकी यूज की परमिशन दे दी गई। थैंक यू। शुक्रिया फरीन मैम। तमकीन मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में किन किन वजूहात में अबॉर्शन को अलाउ किया गया, उसके बाद हम बढ़ेंगे मुफ्ती साहब की तरफ और इस्लाम की रोशनी में इसके बारे में जानेंगे। पर किन वजूहात में अबॉर्शन अलाउड है हमारे मुल्क में? जी, सबसे पहला तो वही कि माँ की जान को अगर खतरा है, फिजिकल या मेंटल हेल्थ को खतरा है, तो उसमें अलाउड है उस कंडीशन में। दूसरा कि अगर कोई रिस्क है कि जो आने वाला बच्चा है वो मैलफॉर्म्ड या फिजिकली या मेंटली उसमें कोई कमी होगी तो वो अलाउड है। फिर अगर प्रेगनेंसी इज एज अ रिजल्ट ऑफ रेप, उस हालत में वो अलाउड है। और जो ऑलमोस्ट सब चीज को लीगलाइज कर देता है वो ये है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर है तो भी वो अलाउड है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 रीजंस हैं, कंडीशंस हैं जिसमें कि हमारे लिए एमटीपी जो है लीगली अलाउड। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छे अल्फाज में आपने शॉर्ट में इसके बारे में बताया। यास्मीन मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पेशेंट के पर्सपेक्टिव में अक्सर फीमेल्स आती हैं
सेकंड प्रेगनेंसी हो गई उनकी या थर्ड प्रेगनेंसी हो गई, उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए, तो इस्लाम के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगी कि ये किस हद तक अलाउड है इस तरह से अबॉर्शन करवाना? और वो देखिए नाम दे देते हैं कंट्रासेप्टिव पे, तो आप हमें ये बताएं कि एक औरत के ऊपर इसके ऐसा कुछ करने से क्या वो है, इस्लाम में इसका क्या बताया गया है इसके बारे में, क्या ये देखिए, अलाउड है या नहीं? इस्लाम के बारे में मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। नॉर्मली मैं उनसे भी ये नॉर्मली मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई औरत अपने बच्चे को कभी भी मारना नहीं चाहती, जो मेरा एक खुद का तजर्बा मान लीजिए या जो आज तक की जिंदगी में दुनिया देखी है, कोई भी औरत अपने बच्चे को कत्ल करना नहीं चाहती। वो पहले कोई भी एहतियात रख कर ले कि भाई नहीं पैदा करना, जब तक कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। और अगर वो मजबूरी उस औरत के साथ है कि वो बीमार है या वो उसको झेल नहीं पा रही है या उसकी जिंदगी के ऊपर बनी हुई है, तो मेरे ख्याल से और इस्लामी नुक्ता नजर से जान के ऊपर तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। आपकी जान का जहां मसला है वहां कोई चीज हाइल नहीं हो सकती। तो अगर उस औरत के साथ ये कोई प्रॉब्लम है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन अगर वो तफरीहन इस तरह की हरकत कर रही है तो वो गलत है। इसको मैं नहीं मानूंगी। वो आप पहले एहतियात करो अगर करनी है तो, बाद में आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तो मुफ्ती साहब अब हम आपसे भी ओपिनियन लेंगे दोनों चीजों पे, एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से और दूसरा डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से। तो पहला तो आप हमें बताएंगे इसके बारे में, दूसरा सवाल मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ आपके लिए कि अगर एक डॉक्टर है जो कि नौकरी कर रहा है, शायद ये सवाल मेरी तरफ से आया है क्योंकि मैंने ये बहुत बार फेस किया है। अगर कोई डॉक्टर कहीं नौकरी कर रहा है और उसकी ड्यूटी है अबॉर्शन करना, मैंने तमकीन मैम को अपना सीनियर हमेशा देखा है कि वो लोगों को बहुत काउंसिल करती हैं अबॉर्शन के अगेंस्ट कि मत कराओ, इसको रख लो, अगर वाकई मरीज को कोई बीमारी नहीं है तो वो बहुत काउंसिल करती हैं। लेकिन उस डॉक्टर को मजबूरन अबॉर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है। अगर कोई पेशेंट हमसे अबॉर्शन की डिमांड करता है, हम उसको मना नहीं कर सकते। तो आप इन दोनों लिहाज से आज चीजों को क्लियर कर दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को मुफ्ती साहब। जी मैम, कंट्रासेप्शन और एबॉर्शन दोनों के सिलसिले में शरीयत का जो हुक्म है वो अपनी जगह साबित है। रहा मसला अमल करने या ना करने का, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से शरीयत ने बताया है वो ये कि जान की हिफाजत बहर सूरत अव्वलीन मकसद है। इस्लाम का भी मकसद यही है कि जान की हिफाजत की जाए। इसीलिए शरीयत ने ये बात बयान की है कि अगर मदर की जान बचानी है या बाज़ मरतबा कंजेनाइटल अनोमलीज हो गई हैं जो डिटेक्ट हो गई हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए, तो इन तमाम सूरतों में जैसा कि कानून है कि 20 महीने की प्रेगनेंसी यानी 120 दिन माना गया है, यानी जान पड़ने से पहले पहले तक की गुंजाइश है, करा सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि अभी गुफ्तगू हो रही थी कि एक लिमिट बयान की गई है कि इस लिमिट तक किसी ऐसी मजबूरी की वजह से करा सकते हैं, और बियॉन्ड द लिमिट फिर उसके बाद क्या हुक्म है। तो ये क्वेश्चन यहीं से समझ जाना चाहिए कि एबॉर्शन बहुत अच्छी चीज नहीं है, तभी तो उसके लिए लिमिट बनाई गई है कि इस लिमिट के बाद नहीं करा सकते हैं। तो शरीयत ने भी इस बात का ख्याल रखा है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए, मान लीजिए कि पता चल गया जान पड़ने से पहले 120 दिनों से पहले कि जो पैदा होने वाला बच्चा है ये ऐसी बीमारी से या ऐसे नक्स उज़्व से, यानी उसके ऑर्गन का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, जिसके बाद वो आने वाली पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा और घर वाले भी परेशान रहेंगे, तो शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि जान पड़ने से पहले पहले 20 हफ्ते से पहले पहले टर्मिनेशन करा सकते हैं। रहा मसला कि उसके बाद का क्या मसला है, तो जान पड़ने के बाद फिर उसको शरीयत कत्ल मानती है, और फिर कत्ल का जो है वो तावान और ज़िमान दोनों उस पर आयद होता है, इसलिए उसकी गुंजाइश नहीं। और जो आखिरी सवाल आपने किया कि कोई डॉक्टर ऐसा है जिसकी ड्यूटी है, तो जिन तमाम सूरतों में एबॉर्शन करने की शरीयत ने गुंजाइश रखी है कराने की, तो उन तमाम सूरतों में डॉक्टर को इजाज़त है करने की भी,
और एक बात मैं और आगे बढ़ के बता दूं कि अगर कोई डॉक्टर एबॉर्शन करता है और वो एबॉर्शन लीगली भी सही है और शरई एतबार से भी गुंजाइश थी करने की, तो उस पर उसका उजरत लेना भी जायज है, यानी उस पर फीस लेना या उसका पैसा लेना भी जायज है, क्योंकि वो एक काम कर रहा है। लेकिन जो एबॉर्शन शरीयत ने ममनू और हराम करार दिया है, उस एबॉर्शन को कराना और करना, ये दोनों शरीयत के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है, दोनों को शरीयत ने नाजायज करार दिया है। तो मुझे लग रहा है हम बहुत मुश्किल में है। तमकीन मैम, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगी कि इतने सारे अबॉर्शंस जो लीगली तो अलाउड हैं पर शरीयत के हिसाब से अलाउड नहीं है। मुझे लगता है कि हमने न जाने कितना गुनाह कर दिया है अब तक। एक बात पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये नहीं बताया मुफ्ती साहब ने कि कौन से अबॉर्शंस जो हैं वो शरीयत के हिसाब से सही नहीं है। उन्होंने 120 डेज का या 12 वीक्स तक का तो एक कैप बताया। क्या उसके बाद उसके ऊपर 20 वीक से ऊपर शरीयत के खिलाफ है, या क्या क्या कंडीशंस हैं जिसको हम लेबल कर सकते हैं कि दिस इज अकॉर्डिंग टू शरीयत एंड दिस इज नॉट? जी मैम, मैंने अर्ज किया कि अगर माँ की जान को खतरा हो गया है, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है और उसके नतीजे में माँ की जान चली जाएगी और टर्मिनेशन की वजह से माँ की जान बच सकती है, तो माँ की जान को बचाया जाएगा। लेकिन ये बचाया जाना, और इसी तरीके से अगर कंजेनाइटल अनोमली है और इस सूरत में भी एबॉर्शन कर सकते हैं और ये इसकी गुंजाइश है, लेकिन ये सब उस वक्त तक है जब तक बेबी के अंदर जान नहीं पड़ी है, जिसकी लिमिट बयान की गई है कि 20 हफ्ते तक। उसके बाद फिर गुंजाइश नहीं बाकी रहती है, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं हमारे पास, इमेजिंग है या यूएसजी वगैरह, इसके जरिए जो चीज़ें हमको मालूम होती हैं ये यकीनी नहीं होती हैं। अगर हम इसको यकीनी तस्लीम भी कर लें कि हाँ ये एब्सलूट है, यकीनी है, तब भी आगे की जो उसके पास वक्फा बचा हुआ है अभी 38 वीक्स का, इसमें वो चीजें ठीक हो जाएंगी या नहीं होंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए शरीयत ने जान पड़ने के बाद इसकी गुंजाइश को बिल्कुल खत्म कर दिया है कि आप उसका कत्ल करें। लेकिन मुफ्ती साहब, जान तो 8 वीक्स पर, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी डॉक्टर तमकीन एंड डॉक्टर नाइमा, 8 वीक्स 7 वीक्स पर ही हार्ट बीट आ जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बस एक बात बताना चाहती हूँ कि जहां तक मैंने पढ़ा है और समझा है, मेरे हिसाब से अगर बेबी, दो ही कंडीशन, देखिए सबसे सख्त लॉज जो हैं वो सऊदी अरब ने सबसे लेट एक्सेप्ट करें, सबसे सख्त उनके यहाँ अगेंस्ट एमटीपी लॉज हैं। और उनकी पूरी एक काउंसिल बैठी थी, उन लोगों ने डिसाइड करा सूरह अल बकरा 173 आयत और ये सूरह अल हज आयत 78 के लाइट में देखते हुए उन्होंने ये दो कंडीशन जो मुफ्ती साहब ने बयान करी, इन दोनों में कि माँ की जान को खतरा है या सीवियरली मैलफॉर्म बेबी पैदा होने का खतरा है, इन दो कंडीशंस में सिर्फ जो है उन लोगों ने अलाउ करा है। और उसमें भी एक कमिटी बैठती है, ये नहीं कि सिर्फ एक आदमी ने डिसाइड कर लिया। और मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि ये चीज मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि हमको लग रहा है कि इस बेबी का कुछ नहीं हो सकता, 5th मंथ पे हमने सारी जांचें करवा ली और सिर्फ प्लेसेंटा भरा हुआ है या बिल्कुल लाइकर नहीं है, और वो एक ट्रांजिएंट इन्फेक्शन था, वो ठीक होके और एकदम ठीक बच्चे, माँ ने डिसाइड करा, इन्फॉर्म चॉइस ली उसकी कि वो कंटिन्यू करेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये चीज जो है वो डिबेटेबल है कि कुछ लोग कहते हैं ये इस्लामिक उसमें डिबेटेबल है कि ये जान कब पड़ती है और सोल कब आती है और धड़कन कब आती है। साइंटिफिकली कार्डियक एक्टिविटी अप्रिशिएट होती है 8 वीक्स पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले उसमें बच्चे में जान नहीं है या वो आगे चल के जानदार नहीं बन जाएगा। हाउ कैन वी डिसाइड? तो चाहे आप प्रो लाइफ कह लें, चाहे आप कह दें कि मैं बिल्कुल मतलब प्रो कॉन्ट्रसेप्शन एक अलग चीज हो गई, लेकिन मैं बिल्कुल एमटीपी तो इस चीज को मैं मतलब वो नहीं कर सकती, एंडोर्स नहीं कर सकती। और मेरे हिसाब से, और फिर दूसरी बात ये कि सिर्फ हम मैलफॉर्मेशंस, जो फिजिकल मैलफॉर्मेशंस है, मॉर्फोलॉजिकल कमियां हैं बच्चे में, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आगे चल के ये बच्चा सोसाइटी के लिए फायदेमंद बनेगा या नुकसानदेह बनेगा? मैंने एक, अभी आपने देखा होंगे इतने सारे जो इंस्पायरिंग जो टेड टॉक्स और वो सब होते हैं, ना हाथ ना पैर, और वो आदमी दुनिया भर को इंस्पायर कर रहा है बिकॉज his parents decided to continue the pregnancy. डाउन सिंड्रोम जो है वो पायलट बना हुआ बैठा हुआ है। और हिटलर को आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे उसको
मैलफॉर्म कहेंगे या नहीं कहेंगे, और वो ह्यूमन रेस के लिए कितना नुकसानदेह है। तो ये तो हक, मतलब हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं है कि हम ये डिसीजन ले सके। इसलिए हम तो ये किसी की जान के लिए डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं। जो फायदे हैं वो अलग हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के, फैमिली प्लानिंग के, लेकिन किसको हम कैसे राय दे सकते हैं कि तुम ये डिसाइड कर लो, या हम तुम्हारे लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं बस इस बात को कहती हूँ कि ये भी बिल्कुल दो अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर आप बहुत डिटेल में उसको पढ़ेंगे, मैं इतना जो मैंने समझा कि कुछ लोग इस चीज को मानते हैं कि 8 वीक्स तक आप करवा सकते हैं क्योंकि उसमें सोल नहीं आई है, लेकिन मैं उसमें भी कुछ मतलब लोग अलग तरीके से कहते हैं। मैंने इतना पढ़ा नहीं है, आप कितने साल लोग एक मुफ्ती बनने के लिए कितने साल जिंदगी के दे देते हैं, तो मैंने तो इतना नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात मेरे बिल्कुल क्लियर समझ में आई, और मेरी अकल इस बात को करती है कि आई एम नोबडी टू डिसाइड which particular child is going to be an inspiration to the human race in spite of being badly deformed or malformed, and which absolutely physically normal child is going to cause the greatest harm to society in general. तो शायद इसीलिए वो नईमा ने ये बात कही कि मैंने मैम को काउंसल करते हुए देखा है, बिकॉज आई एम नोबडी, मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हो सकती। इंडियन लॉज में या हमारे करिकुलम में ये चीज डिफाइन नहीं है, हमारे जॉब रूल्स में ये डिफाइन नहीं है कि ऐसी हालत में हम क्या करें। लेकिन मैंने ब्रिटेन के लॉज को बहुत क्लियरली पढ़ा है, अगर आपकी रिलीजियस बिलीव्स हैं तो आप यू कैन रिफ्यूज टू प्रोवाइड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ pregnancy to any woman because it is against your religious beliefs, and at the same time your mentors and your facilitators, your teachers cannot refuse to teach you how to deal with an incomplete abortion or a DNC for any other reason, कि आपने MTP नहीं करी उसमें तो हम आपको ये चीज नहीं सिखाएंगे। तो ये चीज भी वो रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। आपको पूरी इजाजत है कि आप अपने रिलीजियस बिलीव्स के हिसाब से प्रैक्टिस करें, लेकिन हिंदुस्तान में इतनी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं अच्छा मरीज को काउंसलिंग करते वक्त भी बहुत आपको सेंसिटिवली डील करना होता है कि मैंने नहीं करा, किसी और ने जाके कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद वो चली गई, बिल्कुल डिप्रेशन मोड में चली गई कि उसने ये क्या कर डाला। तो वो चीज भी हमें देखनी होती है कि हमने उसको इतना स्ट्रांगली काउंसिल कर दिया कि तुम्हें नहीं कराना था, फिर उसने करा लिया तो उसकी कितनी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ गया। तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग और बड़ा ही मुश्किल है हम लोगों के लिए। जैसा नईमा ने बताया कि डे टू डे लाइफ में बीइंग अ मुस्लिम एंड बिलीविंग स्ट्रांगली in not doing an MTP and then having to refuse a patient who's coming to us, it's not easy for us. What tough challenging होता है हमारे लिए ये। जी मैम, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस बात को बहुत वजाहत से बता दिया कि हिटलर के एग्जाम्पल देके कि एक डाउन सिंड्रोम बेबी वो आगे चल के पायलट बना और हिटलर ने क्या किया। और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आ रहे हैं क्योंकि टाइम भी कम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले उन क्वेश्चंस को हम क्लियर कर लें क्योंकि अगला इशू वो हमारे डिस्कशन में आ ही चुका है। तो मैं एक एक करके सवाल को लूंगी, मुझे बस 1 मिनट का वक्त है। डॉक्टर एम जावेद साहब ये पूछ रहे हैं, प्लीज इलेबोरेट ऑन नॉर प्लांट्स टू। क्या नॉर प्लांट अलाउड है इस्लाम में या नहीं? टेम्परेरी मेथड है, अलाउड है, अलाउड, रिवर्सिबल है, टेम्परेरी है। जैसा मुफ्ती साहब ने बताया, कोई भी टेम्परेरी मेथड तो बिल्कुल एब्सोल्युटली अलाउड। डॉक्टर मोहम्मद जीशान पूछ रहे हैं, समटाइम्स वी गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल फॉर एमटीपी, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अनदर चाइल्ड, व्हाट्स द ओपिनियन? इसका भी जवाब मुफ्ती साहब ने दिया था, मगर मैं चाहूंगी कि डायरेक्ट आंसर आप एक बार कर दें मुफ्ती साहब, कि वो लोग जो अगला बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते शायद इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, तो उसके ऊपर क्या बयान है? अनम्यूट। जी, मैंने पहले भी अर्ज किया कि रिस्क की जिम्मेदारी, इंसान के खाने पीने की जिम्मेदारी वो इंसान के ऊपर नहीं है, वो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे रखी है। इसलिए सिर्फ इस वजह से कि वो खाएगा क्या, उसको दुनिया में न लाना, इसकी शरीयत में बिल्कुल इजाजत नहीं है। बिल्कुल इजाजत नहीं है। सिद्रा फारूकी पूछ रही है, माय क्वेश्चन टू मुफ्ती साहब, इन केस ऑफ फीटल एनोमलीज इज इट करेक्ट टू अबॉर्ट इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू? इस पर भी गुफ्तगू हो चुकी है, इनका जवाब मिल गया होगा। जी जी। तो मैम ऐसा भी देखा गया है कि
अक्सर हमारे पास ऐसे भी मरीज आते हैं 20 वीक्स के बियॉन्ड, सपोज 28 वीक्स में लाइकर बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो हम उनको कैसे काउंसिल करें? अगर वो ओनस हमारे ऊपर रख देते हैं कि आप ही हमें बताइए कि इसमें इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या नहीं, तो आप उनकी काउंसलिंग कैसे करेंगी तमकीन मैम? देखिए, बस वही है कि एक इन्फॉर्म चॉइस हमें पेशेंट से लेनी होती है, इन्फॉर्म कंसेंट हमें लेनी होती है। तो हम उनको बताते हैं कि कौन सी एनामली है, साइंटिफिकली कितने % उसमें बेबी में क्या डिसेबिलिटी होगी, कितना रिस्क है, और अगर हमें लगता है कि शायद, जैसे मैंने बताया ना, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि ठीक भी हो सकते हैं, तो वेट एंड वॉच वाला हम देते हैं। बट अल्टीमेटली इट इज द पेशेंट्स चॉइस। साइंटिफिक वे में मैं उनको बताती हूँ कि क्या कंडीशन है बेबी की, क्या चांस है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या है, और फिर मैं उनको, अगर पेशेंट मुसलमान होती है तो मैं उसको जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है मैं वो भी बता देती हूँ, जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी इट्स नॉट इजी। जो मेडिकल मेथड्स हैं वो फेल भी हो सकते हैं, और हम टर्मिनेट करते करते हम ये भी हो सकता है वी लैंड अप विद हिस्टोटमी, यानी कि उसका सिजेरियन, मिनी सिजेरियन टाइप का भी हमें करना पड़ सकता है। ये सारी हम उसको रिस्क बता देते हैं। और दूसरा, फिर मैं आई गिव देम अ चॉइस कि आप डिसाइड करिए, घर में बैठिए, बात करिए, उसकी फैमिली को बुलाते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि आपको क्या उसके प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं उसकी। बेसिकली तो पहले साइंटिफिक वे में कि हेल्थ बेनिफिट्स या हेल्थ रिस्क क्या है उसको कंटिन्यू करने के या ना कंटिन्यू करने के। उसके बाद अगर पेशेंट अगर कुछ चाहती है, तो मुस्लिम अगर है वो, तो मैं उसको वो भी बता देती हूँ कि आप इस्लाम का क्या पर्सपेक्टिव है। फिर ये भी बता देती हूँ कि एक मैलफॉर्म बेबी के बारे में जो मैंने आपको बात कही, ये भी मैं बता देती हूँ कि यू नेवर नो, यू कैन नॉट डिसाइड। फिर कभी कभी मैं ये भी राय देती हूँ कि आप लोग इस्तिखारा कर लें, उसके बाद अगले दिन आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप मरीज को बिल्कुल एक इन्फॉर्म्ड वे में आप पहले उसको डिसीजन लेने के लिए करें। और इन्फॉर्म जो वे होता है वो खाली साइंस के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन उसकी जो इस्लामिक वो है, क्योंकि बहुत सारे मरीजों को पता नहीं होता कि कब अल्लाह ताला हमें गाइड कर दे, या कब हमारी नॉलेज जो है इस तरह से हमें मिल जाए, किस जरिए से फिर हम बाद में अफसोस करते रहें। तो ये सब चीजें कि तुम पढ़ लो, देख लो, किसी से पूछ लो, उसके बाद तुम डिसाइड करो। एंड देन ऑफ कोर्स इट इज द पेशेंट चॉइस। आई कैन नॉट फोर्स माय चॉइस ऑन एनीबॉडी। कभी कभी थोड़ा सा हम डायरेक्टिव काउंसलिंग कर लेते हैं कि अगर हमको लगता है कि हाँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है इतना ईमान वाले भी मरीज होते हैं कि बिल्कुल उनको पता है कि मैलफॉर्म बेबी है, और उसके बाद भी वो डिसाइड करते हैं दैट आई विल नॉट गेट इट टर्मिनेटेड, और अल्लाह ताला आसान भी करता है उन लोगों के लिए। तो ये एक बहुत ही इंडिविजुअल चीज है, हर पेशेंट अलग तरीके से रिएक्ट करता है, हर मरीज की काउंसलिंग एक अलग होती है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले साइंस की बेसिस पे हमें बच्चे की प्रोग्नोसिस बतानी है, फिर उसको हमें गाइड करना है कि तुम प्लीज जो भी तुम्हारे रिलीजियस वो है, और खाली ये बात नहीं है, देखिए हर रिलीजन में इसका एक वो है, एक इसके उसूल हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। ज्यादातर रिलीजन्स अलाउ नहीं करती अबॉर्शन या किसी की भी, जिसे कहते हैं कि हत्या, तो किसी रिलीजन में नहीं अलाउड है। खाली ये चीज एक मुसलमानों से रिलेट कर दी गई है, चाहे आप ज्यूज को ले लीजिए, चाहे आप कैथोलिक क्रिश्चियंस को ले लीजिए। आपने कभी नहीं सुना होगा डिस्कशंस में कि उनके लिए कितना बड़ा गुनाह है एमटीपी, वो कभी एमटीपी नहीं करवाते हैं। तो ये सब चीज तो बस बेसिकली एक वो है कि एक नैरेटिव बन गया है जो फैलता चला जा रहा है और फैलता चला जाएगा, जब तक कि हम लोग इसको एजुकेशन से और लोगों को एजुकेट करके नहीं, और एजुकेशन एंड डिस्कशन बेसिकली, दूसरे को हम अपने बारे में बताते नहीं है, दूसरे हमसे पूछते नहीं है, तो वो एक दीवार बनती चली जाती है और एक इंप्रेशन बनता चला जाता है। सो काउंसलिंग बेसिकली ऑन द बेसिस of scientific facts. Second, I give them, you go and talk about it with some religious leader. This is what I have read. I may be wrong, I may not be. And then last you go and get एक इस्तिखारा आप कर लीजिए, उसके बाद आप मेरे पास आइए, जो भी आपकी चॉइस होनी चाहिए वो सोची समझी हुई चॉइस होनी चाहिए, and then I go along because Islam permits me to do it when it's a case of malformed baby. जी, अब शेरवानी साहब पूछ रहे हैं, हाउ अबाउट दोज लिविंग अंडर वन रूम विद मेनी चिल्ड्रन? वहां बिस्तर बच्चों के अलग करने की गुंजाइश नहीं है। देयर आर इंसिडेंट्स वेयर यंग चिल्ड्रन एक्सीडेंटली कॉट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग इंटीमेसी। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर एक रूम में बहुत सारे बच्चे हैं, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या बयान है? ये सवाल किससे है?
इट इज ओपन टू द पैनलिस्ट, क्योंकि मैम आप सभी जो है बहुत नॉलेजेबल है, और मुझे लगता है कि इट इज ओपन टू ऑल द पैनलिस्ट जो भी इसका जवाब देना चाहे, मुफ्ती साहब या आप कभी जो कभी भी। ऐसा होता है जी मैम के किसी के पास रहने का एक ही मकान है और 2-3 बच्चे भी हैं, एक ही रूम है, तो कोशिश ये करें कि बजाते खुद उस मकान उस रूम के अंदर मौजूद रहें। और ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद रहें। अगर 2 बच्चे हैं तो एक को दाईं तरफ कर लें, एक को बाईं तरफ कर लें, वो तो जैसी सिचुएशन सामने होगी उस तरीके से उसको हैंडल करना होगा। और बिस्तर अलग करने का मतलब ये है कि पलंग जो है चारपाई है या उसको अलग करें या फासला कर दें या बीच में कोई चीज़ रख दें, या इस तरीके से उनको एजुकेट करें, बताएं कि हमका शरीयत ने क्या हुक्म दिया है। और वो आपको उनकी दिन की ज़िंदगी में उनकी आपसी बेतकल्लुफ़ी किस तरीके की है, उस तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो आदमी इसको फेस कर रहा है वो अपने हिसाब से सिचुएशन को देखे और जो मुनासिब तरीका हो उसको उसके हिसाब से हैंडल करना चाहिए। जो कहा जो वर्ड जौनपुरी यूज जी। करा है जी, जो आपने वर्ड यूज करा कि कॉट इन द एक्ट, मैं थोड़ा सा उसको कहना चाहूंगी कि ऐसा वर्ड ना यूज करें एज इफ इट इज समथिंग रॉन्ग। ये नेचुरल इम्पल्सेस हैं, नेचुरल चीजें हैं जो होंगी, और कभी ना कभी इस तरह से हो सकता है, कमरा अलग होने के बावजूद हो सकता है ये सब चीज। बेसिकली बच्चों को आपको समझाना है, और बहुत खूबसूरत तरीके हैं, मतलब ये कि पलंग अलग करना एक मुहावरतन है कि बच्चे को ये बात समझा दी जाए, और आप भी जी इस बात को समझ लें, खुद पेरेंट्स भी इस बात को समझ लें। उसको खुल के नहीं कहा गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि इसका क्या मतलब है। फैक्ट्स ऑफ लाइफ तो सबको पता है। तो जहां तक हो सके, जाहिर सी बात है, अगर एक कमरा है उसी में सबको रहना है तो मुश्किल होगी, लेकिन खास बात ये है कि सब लोग अपनी चीजों को संभाल के रखना है और समझ के वो करना है। बिहेव जो आपको करना है, जैसे बिहेवियर आपका है वो एप्रोप्रिएट होना है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ताहा जौनपुरी साहब पूछ रहे हैं क्वेश्चन, यास्मीन मैम से मैं चाहूंगी आंसर करना। इज इट रॉन्ग टू एडवाइज एनी गर्ल टू स्टे विद इन एनी प्रेमिसेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड? जैसा कि ये कुछ कुछ कम्युनिटीज में अभी भी है कि वो लड़कियों को अलग थलग कर देते हैं, अलग रूम में कर देते हैं, तो क्या ये गलत है यास्मीन मैम? मैम अनम्यूट कर लीजिए यास्मीन मैम। जी, जो लोग लड़के और लड़कियों को अलग कर देते हैं, देखिए जहां तक सोने का सवाल है वहां तो अलग अलग होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि साथ सोना कोई जायज भी नहीं है। और मेरे ख्याल से जहनी तौर पे जो वो एक जैसे नशोदोनमा होती है बच्चों की, उस हिसाब से अलग अलग सोना ही बेहतर है। लेकिन इस बारे में यही है कि शरई एतबार से तो अगर आप देखेंगे तो ये गलत है, अलग अलग ही रहना चाहिए। पर्दे का भी सिस्टम है, पर्दा भी होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें जब हो सकती थी जब आपका एजुकेशन लेवल इस तरह का नहीं था, आपके माहौल इस तरह के नहीं थे, आपके हालात इस तरह के नहीं थे। आप यहाँ जहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप इस्लामी मुल्क में तो नहीं रह रहे हैं, तो उन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। जब आप एजुकेशन के लिए जाएंगे, जब आप और जगहों पे जाएंगे, तो मिंगल तो आपको होना पड़ेगा। और अगर आप उस तरह की चीजें बचपन से अलग और ये करके रखेंगे, तो मेंटली जो है वो एक अलगपन आ जाता है। वो लड़कियां या लड़के फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो लड़कियां और लड़कों के दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि ये लड़की है और इसका इस्तेमाल ऐसे होगा, और ये लड़का है और इसका इस्तेमाल ऐसे होगा। तो बेसिकली अगर आप शरई बात करें तो मैं उसको बिल्कुल एग्री करूंगी कि उन लोगों को अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल ये बात फैक्ट है। लेकिन क्योंकि हम इस्लामी मुल्क में नहीं रहते और हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और वो मैं उसको तफसील में नहीं जाना चाहूंगी। अगर आप देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा। कुछ लापरवाहियों की वजह से हम उस चीजों को भोग भी रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, जो ये मिंगल होना आ रहा है सामने। लेकिन कुछ चीजों को बहुत एहतियात से, बहुत डेलिकेट वे में हमें टैकल करना पड़ेगा। थैंक यू। क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं और वक्त की कमी है, मगर मैं चाहूंगी कि जस्ट टच कर दें उनके क्वेश्चंस को और आंसर कर दिया जाए। इफ द लेडी इज ऑन मेडिसिन विच आर टेराटोजेनिक, डॉक्टर नजर ये पूछ रहे हैं,
and in the meantime she conceived. So and doctor advice for abortion, what will, मतलब क्या अबॉर्शन इसमें करवाया जा सकता है या नहीं, अगर कोई लेडी कुछ ऐसी दवाओं पे है जो बच्चे को नुकसान कर सकते? ओपन टू हाउस है, पैनलिस्ट कोई भी इसका जवाब दे दें। इस पर गुफ्तगू हो चुकी है कि अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो ये और अलाउड, जी तो अलाउड है, उसमें अभी बात हो चुकी है और कि ये भी बहुत पूछने सारे वाला सवाल क्वेश्चंस ये हैं। पूछने वाला है कि डॉक्टर कौन है, एडवाइस कौन करेगा, ये सवाल पूछने वाला है। आज तो बहुत डॉक्टर बैठे हुए हैं तमाम, सवाल ये पूछना चाहिए कि किस डॉक्टर के बात को, प्रिस्क्रिप्शन को या उसके एडवाइस को हम शरीयत के सामने रख के फिर उसको टर्मिनेशन करेंगे या प्रेगनेंसी कंट्रासेप्शन यूज करेंगे, ये सवाल होना चाहिए कि वो डॉक्टर की क्वालिटी क्या होना चाहिए। ये सवाल ज्यादा अहम मैं समझता हूँ यहाँ पर है। तो कुछ चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, उसके बावजूद अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे। इफ द पेशेंट इज बाइपोलर और शिजोफ्रेनिक बट मेंटेनिंग लाइफ इन अ फाइन मैनर, डज शी हैज परमिशन इन इस्लाम टू अबॉर्ट और नॉट? जीनत इकबाल पूछ रही हैं ये। ऐसा तो नहीं है कि टर्मिनेशन करने से उसका सिजोफ्रेनिक कंडीशन खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, या किसी ने डॉक्टर ने नहीं बताया होगा। ये तो मुमकिन है कि औलाद के हासिल करने के बाद उसकी खुशी से उसके अंदर कुछ इफाका हो जाए, ये तो मुमकिन है, लेकिन उसका तो यकीन नहीं है। जी, तो अभी सबीउल हसन साहब पूछ रहे हैं, वी वांट टू नो इन द लाइट ऑफ इस्लाम दैट इफ गवर्नमेंट इम्पोज 2 child policy, then how should Muslims handle it? Whether they should follow the rule or they must be ready for losing government schemes. फरहीन मैम, आप इस पे कुछ बोलेंगी? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहले तो हमारे सामने चाइना का एग्जाम्पल है। चाइना ने 1 child पॉलिसी रखी, उनकी जो एज पॉपुलेशन बढ़ गई, यंग पॉपुलेशन कम होने लगी। फिर उन्होंने 5 साल पहले कहा कि नहीं नहीं भाई, 2-2 बच्चे पैदा करो, एक बच्चे से काम नहीं चलेगा। लोग तैयार ही नहीं हुए। अब वो आ रहे हैं कि आप 2 से भी ज्यादा बच्चे पैदा करो, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि वहां पर लोग, अब वो इस तरह से मेंटल फ्रेम बन गया है कि अब वो एक बच्चे से ज्यादा बच्चे ही नहीं चाहते। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले टाइम में चाइना भुगतेगा। तो अब हम अपने पर्सपेक्टिव में देख लें कि क्या इंडिया इस बात के लिए तैयार है। अगर आज हम कहें अगर इंडिया की स्ट्रेंथ है तो वो उसकी यंग पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा जो तादाद है वो यंग पॉपुलेशन है। उसी के बूते हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर पाते हैं। तो अब अगर ये पॉलिसी आती है तो क्या वो एक के लिए होगी, वो तो सभी के लिए होगी। और जहां तक आपका और क्या क्वेश्चन था कि हाँ, इस्लाम की रोशनी में, हाँ, नहीं ये पूछ रहे मैं हैं कि 2 child mom, हाँ जी जी, अगर आप ये देखें, जैसे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो सभी ऑलमोस्ट सभी का ऑब्जर्वेशन होगा कि अभी अगर आप कहीं भी जाएं तो वो जो पहले वाली बात थी ना, 5-6 बच्चे हुआ करते थे, अब आपको नहीं दिखते। 2 बच्चों के बाद अगर मुश्किल से 3 बच्चे होते हैं। और मैं अब जैसे मैं स्लम्स में बहुत मैं गई हूँ, काम किया है मैंने, तो वहां पर भी अब जो कैप आ गया है वो 3 या 4 बच्चों का आ गया है। तो इतनी समझ सब में आ गई है कि उनको किस तरह का ये इतना सालों का प्रोग्राम है या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिससे लोगों को समझ में आया कि उन 2 या 3 बच्चे, ज्यादातर 2 बच्चे होते हैं, बहुत हुए 3 बच्चे हुए। तो ये एक जबरदस्ती का पॉलिटिकल एजेंडा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये चाइना का एग्जाम्पल सामने है, मेरे ख्याल से ये सब कुछ जो चलेगा इन सब चीजों को देख कर ही सामने आए। नईमा अनम्यूट। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि जो सारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़े रहे उन सबको वाकई बहुत बहुत कुछ आज सीखने जानने को मिला। बल्कि मैं ये कहूंगी कि मैं इस सेशन की मॉडरेटर थी, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ यहाँ पे सीखा, बहुत नई बातें जानी हमारे पैनलिस्ट की वजह से। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी दोबारा अपने पैनलिस्ट का, तमकीन मैम, यास्मीन मैम, फरहीन मैम और मुफ्ती साहब, जो कि डबल रोल में हमेशा रहे हैं और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे और भी सेशंस में। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी और ऐसे सेशंस हो जिससे लोगों को फायदा हो।
डॉक्टर अक्सा, अगर आप यहाँ पे हैं तो थोड़ा मैं चाहूंगी लोगों को ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन के बारे में बताएं ताकि इससे से ज्यादा लोग जुड़े। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड विद द वर्क which you are doing, so I want you to use this platform to just tell few words about your organization. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे तो नाइमा ने काफ़ी कुछ बता ही दिया है हमारे काम के बारे में, और ये आप सबके सामने है कि हम लोग क्या काम करते हैं। हम डिस्कशन करते हैं इस किस्म के। इसके अलावा ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन अभी 1 साल से भी कम उम्र का बच्चा है, एनजीओ है जो अभी बस चलना शुरू कर रहा है। और हम लोग प्राइमरीली काम करते हैं हंगर इरेडिकेशन के ऊपर। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा फूड किट्स हम फैमिलीज़ को दे चुके हैं। उसके अलावा हम लोग काम करते हैं हेल्थ सेक्टर पे। हमारा एक चैरिटेबल क्लिनिक है ओखला में, और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स, हेल्थ कैंप्स भी करते हैं। और तीसरा हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो अभी हमने स्टार्ट किया वो है कि जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, जो अनफॉर्चुनेटली आज ऑनलाइन एजुकेशन के इसमें फोर्स कर दिए गए हैं, लेकिन उनके पास डिजिटल डिवाइसेस भी नहीं हैं ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन करें, उनको ऐसे डिजिटल डिवाइसेस मुहैया कराने में हमारी एक जुस्तजू है। एंड साथ ही में कोविड के सेकेंड वेव में हम लोगों ने मेडिकल टेली कंसल्टेशन हेल्पलाइन स्टार्ट की थी, मेंटल हेल्थ सपोर्ट हेल्पलाइन स्टार्ट की थी, और हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स एंड वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी ये कोशिश है कि इस किस्म के डिस्कशंस हम करते रहें। मैं आपको बता दूं कि आज हमारा 4th डिस्कशन था ऐसे मौजू पे। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन एथिक्स इन टाइम्स ऑफ द पैंडेमिक। आज भी हमने एक इस्लाम से जुड़ा हुआ मौजू लिया हुआ है, क्योंकि इन मुद्दों पे हम अक्सर बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ होती हैं और लोगों को भी नहीं पता होता कि किन को पूछें। तो आई एम वेरी श्योर कि ये काफ़ी लोगों को यूज़फुल लगा होगा। एंड पर्सनली लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि दे आर रियली इम्प्रेस्ड विद द नॉलेज एंड व्यूज़ ऑफ द पैनलिस्ट। और काफ़ी अच्छा लगा उनको कि अक्सर जो पैनलिस्ट हैं वो फीमेल्स हैं आज, विथ मेल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, क्योंकि रिप्रोडक्शन सिर्फ फीमेल्स की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें मेल पार्टिसिपेशन होना भी ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद, और लेट मी ऑल्सो टेल दिस टू द पैनलिस्ट, कि आज हमारा मोस्ट वॉच्ड जूम मीटिंग रहा है अब तक का। सो इससे ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को इन मुद्दों पे, और हमें शायद 1 घंटे के डिस्कशन में हम सब कुछ नहीं कवर कर पाए। तो उम्मीद होगी कि आगे भी हम इस किस्म के डिस्कशन जो हैं वो जारी रखें। और हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने चैट बॉक्सेस में डाली हुई, यू कैन फॉलो देम, ताकि जो हमारा नेक्स्ट टॉक हो उसको आप मिस ना करें। ओवर टू यू नाइमा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर से यास्मीन मैम, फरहीन मैम और बतौर ख़ास तमकीन मैम का। और सबसे ज़्यादा तो आपका अक्सा मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी प्रोग्राम्स में अर्ज़ कर चुका हूँ कि शरीयत इस्लामी ने तमाम जितने भी टॉपिक्स हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं या आएंगे आगे, उन तमाम चीज़ों पर बहुत तफसीली और बहुत गहरी नज़र रखी है, और बहुत बेहतरीन और बहुत एब्सोल्यूट गाइडलाइंस दी हैं। बस हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको लोगों तक पहुंचाएं, उसको लोकलाइज करें, पब्लिक तक पहुंचाएं। और उसके लिए इस तरह के डिस्कशंस के प्रोग्राम्स करना ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, और आसान भी है लोगों का घर में रह के वक्त निकाल के सुनना। और इतनी खूबसूरत अंदाज में मैम ने गुफ्तगू की है, तमकीन मैम ने, यकीनन मैं समझता हूँ कि इससे हमको भी और तमाम सुनने वालों को फ़ायदा हुआ होगा। और नईमा मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। जज़ाकल्लाह सब लोगों को। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for letting me part of this. Thank you Aksa, thank you Naima. बहुत शुक्रिया अक्सा, बहुत बहुत शुक्रिया। to have all of you, and I'm sure we'll continue to work together. कभी भी अगर जरूरत हो, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आज बात करके और बोल के। हो सकता है कहीं गलत हूँ तो मैं माफी चाहती हूँ सबसे, पर अक्सा थैंक यू सो मच, सो मच। Most welcome. थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आपके इनिशिएटिव के नाम भी बहुत अच्छे होते हैं, इकरा, नुसरत। जी, you can conclude now. जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। I'm, अस्सलाम।